गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ या सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या रहे। उसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ जो एक महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आए, उसमें सोवियत गणराज्य की स्थिति कैसी रही, साम्यवादी शासन के बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदय हुआ, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नया हेडिंग और नया टॉपिक है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। एक नया वर्ड आपके सामने आया बच्चों, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से तात्पर्य है आघात द्वारा उपचार करना, अर्थात दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति तथा गहनता भिन्न भिन्न रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, कुछ ऐसे संगठन उभरकर विश्व पटल पर सामने आए। तो स्टार्टिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। साम्यवादी प्रणाली के पतन के पश्चात पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के अवसाद में कष्टकर संक्रमित मार्ग से होकर निकले। अर्थात अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि सोवियत का संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ जो एक साम्यवादी व्यवस्था को अपना रहा था, अब वह उससे बाहर निकलकर उसने भी एक अमेरिकी जो व्यवस्था थी उसके ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को उसने अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें महत्वपूर्ण रहा रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवादी के समान संक्रमण का एक विशेष आदर्श अपनाया गया। पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात पूंजी को, पैसे को, धन को बढ़ावा देना, धन को सर्वोपरि रखना पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो विश्व स्तर के संगठन है, द्वारा संचालित इस प्रक्रिया को ही शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी, जैसे अभी पूर्व में हमने बताया कि शॉक थेरेपी अर्थात आघात द्वारा उपचार करना। अतीत में दूसरी दुनिया के देशों से शॉक थेरेपी की गति तथा भिन्नता भिन्न भिन्न रही है, किंतु इस कार्य पद्धति तथा गुणों में विपुल समानता भी पाई गई है। अब प्रत्येक देश का पूंजीवादी लक्ष्य बच्चों क्या था कि ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर जाना जो सर्वोपरि मान्यताओं को मानती हो, वह शॉक थेरेपी के अंतर्गत माना जाता है। नए पैराग्राफ में देखेंगे, प्रत्येक देश का लक्ष्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाना था, अर्थात पूंजीवाद को बढ़ावा देना उन राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य बन गया था, जिसका तात्पर्य था सोवियत संघकालीन प्रत्येक संरचना से पूर्णतः मुक्ति की प्राप्ति, अर्थात ऐसी व्यवस्था से छुटकारा पाना जो सोवियत संघ ने अपना रखी थी। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी बच्चों? अधिकारों का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, अर्थात जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उस पर अपना स्वयं का प्रभुत्व रहेगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य संपदा के निजीकरण तथा व्यावसायिक स्वामित्व की व्यवस्था को तुरंत अपनाने की रूपरेखा निश्चित की गई। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत, शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या था कि जो राज्य की संपदा होती थी उसका निजीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। सामूहिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में परिवर्तन हो गया था तथा पूंजीवादी प्रणाली से कृषि प्रक्रिया आरंभ हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर कृषि व्यवस्था को बच्चों बढ़ावा दिया गया। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद अथवा पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकृत नहीं की गई। अर्थव्यवस्थाओं की बाह्य व्यवस्थाओं के प्रति आकर्षण
शॉक थेरेपी द्वारा पूर्णतः परिवर्तित हो गए, अर्थात आघात द्वारा उपचार करना, अर्थात या यूँ कहें शॉक थेरेपी द्वारा उसमें परिवर्तन लाए गए। अब यह तथ्य सर्वमान्य हो गया कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही आर्थिक विकास संभव हो सकता है। अब सोवियत संघ के जो भी राष्ट्र थे उसमें सम्मिलित थे, उन्होंने एक व्यवस्था को अपनाया, और व्यवस्था क्या थी? व्यापार, अर्थात हमें व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए जिससे किसी भी राष्ट्र का विकास संभव है, अर्थात निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, आयात कम किया जाए, निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, अपने राष्ट्र में अपने देश में पैदा होने वाली वस्तुओं को बाहर विदेश भेजकर उनसे धन प्राप्त किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था को उन्होंने अपनाया क्योंकि तभी किसी भी देश का विकास संभव हो सकता था। इसी कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना अत्यंत आवश्यक हो गया था। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने हेतु वित्तीय स्वतंत्रता, मुद्रा विनिमय, अर्थ परिवर्तन तथा मुक्त व्यापार नीति का महत्व प्रतिपादित किया गया, अर्थात खुली व्यापार नीति को बढ़ावा दिया गया। नीचे आएंगे। अंततः इस संक्रमण में सोवियत संघ के खेमे में उपस्थित व्यापारिक संगठनों की समाप्ति कर दी गई। खेमे के प्रत्येक देश एक दूसरे से जोड़ने के स्थान पर पश्चिमी देशों से सीधे सीधे जोड़ा गया। इस प्रकार धीरे धीरे इन पश्चिमी आर्थिक व्यवस्थाओं में समाहित कर दिया गया। पश्चिमी विश्व के पूंजीवादी देशों के नेतृत्व में अन्य देशों के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन को योजनाबद्ध किया गया, अर्थात देश के आर्थिक विकास को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार से सोवियत संघ ने अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। अब इस शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे उसको जानेंगे। शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी का आविर्भाव में उदय 1990 में हुआ था। प्रश्न आता है बच्चों कभी कभी कि शॉक थेरेपी का उदय कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1990 में। किंतु जनोपयोग के पश्चात वह धीरे धीरे अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। अंततः शॉक थेरेपी से लगभग संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई। हालांकि इस व्यवस्था को अपनाने के लिए, देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन यह व्यवस्था संपूर्ण क्षेत्र में लागू होने के पश्चात भी बच्चों पूरी तरह से सफल न हो पाई और वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई तथा इस क्षेत्र की जनता को विनाश का दंभ झेलना पड़ा। क्या हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में, भारी संख्या में, कहें कि लगभग जो जनता थी उसको इस गरीबी से जूझना पड़ा। और क्या हुआ उससे? रूस का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योग निजी कंपनियों के हाथों बेच डाले गए, अर्थात निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण के कारण क्या था कि जो अर्थव्यवस्था थी वह अपनी पटरी से उतर गई। लगभग 90% उद्योगों को, यानी कि 100 में से 90 उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों उनको बेच दिया गया, अर्थात उन पर निजी जो कंपनियां थी उनका नियंत्रण हो गया था। इस आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण प्रशासन के हाथों न होकर व्यक्तिगत रूप से बाजार की शक्तियां कर रही थी। अतः यह स्थिति सभी उद्योगों तथा आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने वाली सिद्ध हुई। अर्थात जो इस व्यवस्था को, शॉक थेरेपी की जो व्यवस्था को अपनाया गया था, अंततः वह कष्टकारी सिद्ध हुई। क्या हुआ इस अर्थव्यवस्था से? उद्योगों का आर्थिक विकास पूरी तरह से चौपट हो गया और रुक गया। एक इसको वर्ड दिया गया बच्चों, इस घटना को गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। आता है एक नंबर में कि गैराज सेल क्या है, तो उसमें क्या है कि जो उद्योग थे उनको निजी कंपनियों के हाथों गवर्नमेंट ने बेच दिया था। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्योगों का मूल्य कम से कम करके आंका गया तथा उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो उद्योग धंधे थे उनको बहुत कम मूल्य पर, यानी कि यूँ कहें कौड़ियों के दाम में उसको बेच डाला गया, जिससे
सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था थे पूरी तरह से वह चरमरा गई। यद्यपि इस महाक्रय विक्रय के लिए सभी नागरिकों का अधिकार पत्र दिए गए थे, जिससे वह इस आर्थिक महाकुंभ में प्रतिभागी न कर सके, किंतु अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों को हाथों बेच दिए। अर्थात उनको क्या था कि कुछ अधिकार दिए गए थे अपनी कंपनियों को बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने भी उनको अपने उन अधिकारों को भी जो मीडिएटर थे, जो बिचौलिए थे, उनको हाथों उन्होंने अपने अधिकारों को बेच दिया। कालाबाजारियों ने तुरंत थोड़ा थोड़ा धन देकर वह अधिकार पत्र खरीद लिए, और क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन बिचौलियों का जो था पूरा अधिकार उस बाजार पर खो गया। आगे नए पैराग्राफ में पढ़ेंगे। रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत नीचे चला गया। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोग धन विहीन होने लगे। सामूहिक कृषि की परंपरा भी समाप्त हो चुकी थी। अर्थात जो लोगों ने एक सामूहिक रूप से खेती करना प्रारंभ किया था, वह धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। और उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों, लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं रही, क्योंकि रूस ने खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात अब रूस ने विदेशों से आयात करना प्रारंभ किया, किसका, खाद्यान्नों का। अर्थात खाद्यान्न वस्तुएं जिसको खाने योग्य वस्तुएं होती हैं। तो जिससे क्या हुआ, वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद नीचे चला गया, और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार के पास बच्चों कोई भी वैकल्पिक ढांचा भी नहीं था। समाज कल्याण की पुरातन व्यवस्था क्रमशः नष्ट हो गई। प्रशासनिक सुविधाओं की समाप्ति के कारण अधिकतर लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। अर्थात क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग गरीब होते चले गए, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। समाज का जो मध्यम वर्ग था वह भी एक गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए। शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्यों से संबंधित लोग विशृंखलित हो गए या पलायन कर गए। अर्थात जो पढ़ा लिखा समाज था बच्चों, उसकी भी स्थिति दयनीय हो गई। या तो उन्होंने अपने उस कार्य को छोड़ दिया, या तो उन्होंने अपने उस देश से अर्थात सोवियत रूस से को छोड़कर वे अन्य देशों में जाकर बस गए। अब क्या हुआ, निजीकरण के कारण एक माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने क्या किया बच्चों, आर्थिक जो गतिविधियां थी वो माफिया वर्ग के हाथ में आ गई। अर्थात बिचौलियों के हाथ में आ जाने के कारण रूस का जो आर्थिक विकास था वह पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ, एक समाज में एक गहरी खाई बच्चों आ गई। जो धनिक वर्ग था वो अधिक धनी होता चला गया, और जो निर्धन था बच्चों वो अधिक निर्धन होता चला गया। अर्थात धनी और निर्धन की जो बीच की खाई थी वो अधिक गहरी होती चली गई। पूर्ण व्यवस्था के विपरीत अब धनी तथा निर्धन समाज में बहुत गहरी आर्थिक समानता बढ़ गई। आर्थिक परिवर्तनों को बड़ी प्राथमिकता दी गई, उसी पर पर्याप्त ध्यान भी केंद्रित किया गया, किंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण खामी ये रही कि जो राष्ट्रहित की संस्थाएं थी उनको बढ़ावा नहीं दिया गया। अतएव देश के संविधान में जो संविधान था देश का, रूस का, उसको जल्दबाजी में तैयार किया गया। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाकर लगभग सभी प्रशासनिक शक्तियां सौंप दी गई। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बच्चों, राष्ट्रपति। देश का प्रधान होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो ऐसा ही अधिकांश देशों ने जिस व्यवस्था को अपनाया हुआ था, वैसे ही रूस ने बच्चों उसको अपनाया। ठीक, लेकिन अब ज़्यादातर अधिकार जब राष्ट्रपति को दे दिए गए तो क्या हुआ बच्चों, जो संसद थी वह एक निर्बल, एक कमजोर संस्था ही बनकर रह गई। उसके अधिकार बहुत कम, सीमित तक रह गए। आगे क्या था, मध्य एशिया के देशों में कुछ राष्ट्रपति आवश्यकता से अधिक शक्तियां प्राप्त कर सत्तावादी हो गए, और उस देश की सत्ता को एक विशेष व्यक्ति, और वो व्यक्ति कौन, जो देश का प्रधान कौन, राष्ट्रपति के हाथ में ज़्यादातर बच्चों शक्तियां आ गई। जैसे
2 देशों के आगे नाम दिए हैं, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने प्रथम 10 वर्षों में स्वयं को इस पद पर बनाए रखा। तदुपरांत इसकी सीमा आगे 10 वर्ष के लिए और बढ़ाई गई, अर्थात राष्ट्रपति ने राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली और एकाधिकार उस पर जमा लिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने निर्णयों की असहमति अथवा विरोध की अनुमति प्रदान नहीं की, अर्थात एक व्यवस्था और की गई कि राष्ट्रपति का कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। अब क्या था बच्चों, अधिकांश देशों में न्यायिक, सांस्कृतिक और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्ति करने का कार्य अभी शेष रह गया था। अब क्या किया रूस ने 2000 वर्ष 2000 में अपनी स्वतंत्रता के 10 वर्ष समाप्त होने के पश्चात देश को उन्होंने पुनर्जीवन प्रदान करने का प्रयास किया। उसमें क्या क्या प्रयास किया गया? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अनेक प्रकार की धातुओं के संसाधनों की प्राप्ति तथा निर्यात पर उन्होंने अधिक बल दिया। क्या था महत्वपूर्ण? एक खनिज, प्राकृतिक गैस और अनेक प्रकार की धातुओं को उन्होंने बढ़ावा दिया और उनका निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। अब कहाँ पर उनका निर्यात होता था बच्चों? उसमें महत्वपूर्ण है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अज़रबैजान आदि देशों को रूस ने तेल और गैस का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। इससे उसको बहुत अधिक मात्रा में बच्चों क्या है, धनराशि प्राप्त होने लगी और देश का पुनः जो आर्थिक विकास है वह अपनी पटरी पर लौटने लगा तथा काफ़ी हद तक जो है विनिर्माण की जो कार्य था बच्चों वो भी प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि जो शॉक थेरेपी थी उसके बाद सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा संघर्ष और तनाव। उसके बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक पीरियड होगा उसमें जानेंगे। धन्यवाद।